हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का बिलियन चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। इस बिलियन चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राउल्ट का नियम, जो कि लगभग हर साल ही आता है, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सब में। तो आज हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, राउल्ट का नियम। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने पहले डाल दिया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब देख लीजिए यहाँ पर, अगर इसको हम समझाएं आपको सही से, तो स्टार्ट करते देखिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई लिया, क्या कोई बीकर लिया। अब कोई बीकर में हमने पानी डाल दिया, भर दिया। अब ये पानी जो है, ये पानी है क्या? रियल में विलायक होता है। आप जानते हो विलायक क्या होता है? विलय जिसमें घुलता है उसे विलायक बोलते हैं। पानी हमारा विलायक ही होता है। अगर किसी विलायक में हम कोई आवाष्पशील पदार्थ, मतलब विद्युत अनपघट बोलेंगे, विद्युत अनपघट पदार्थ डालते हैं, तो इसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, एक बार इसके वाष्प दाब में जो गिरावट आती है, उससे वो उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। अभी होता क्या देखिए, विद्युत अनपघट मतलब होता है कि वे पदार्थ, जैसे कि आपका हुआ ग्लूकोज हुआ, स्टार्च हुआ, या ऐसा कोई पदार्थ, या जो जैसे सुक्रोज हुआ, ये सब क्या है? विद्युत अनपघट पदार्थ हैं, जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो पाए। और विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो विद्युत अपघट्य वो पदार्थ होते हैं जैसे कि आपका NaCl हुआ, नमक मतलब KCl हुआ। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह हो जाए, उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। और जिसमें प्रवाह ना हो पाए विद्युत का, उन्हें बोलते हैं विद्युत अनपघट पदार्थ। तो जैसे हम किसी चीज, जैसे एग्जांपल दिया कि अगर आप पानी उबाल रहे हैं और पानी उबालते समय हम उसमें कोई पदार्थ डाल दें, तो उसको ध्यान दीजिए, उसके उबलने की पावर थोड़ी कम है, कुछ देर के लिए कुछ कम हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर है कि जब किसी विलायक में हम विद्युत अनपघट पदार्थ डालते हैं, तो इसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन का मतलब ही होता है गिरावट। आपेक्षिक अवनमन होता है वो इसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। बस यही सिंपल डेफिनेशन है। तो हम आपको समझाने जा रहे लाइन से, पर डेफिनेशन पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई आवाष्पशील वैद्युत अनपघट पदार्थ डालने पर, घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब जब हम कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं, अपघट्य या अनपघट्य बोलते हैं इसको, तो अपघट्य पदार्थ है, तो उसके में जो गिरावट आती है, उसके वाष्प दाब में जो गिरावट आती है, वो उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर से देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई आवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ डालने पर, अनपघट होना चाहिए, अनपघट पदार्थ डालने पर या घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अभी देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका। ये डेफिनेशन एक ही लाइन का है, 2-3 लाइन का बस। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, कि वाष्प दाब कितना गिरावट होगा, और विलय का मोल प्रभाज। अब जानते हो कि इसका फॉर्मूला होता है P0 - PS
मैं पी नॉट बोल सकते हो, पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो, ये होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है। ये किसके बराबर होता है, आप तो जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि विलय का मोल प्रभाज, मोल मतलब जितना हमने जिसका निकालना है तो n अपॉन एन प्लस एन पूरा बिलियन, और जिसका चीनी का निकालना तो चीनी के ऊपर रहेगा, तो n अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। तो विलय वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो है इसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया, मगर ये तब लागू होगा जब हमेशा एग्जाम में जो आता है वो तनु विलयन के लिए आता है, मत तनु मतलब होता है हल्के विलयन के लिए आता है। तो उसका देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने क्या हुआ, विलायक लिया, कोई विद्युत अनुगण पदार्थ डाला तो उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर तनु विलयन के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, तनु विलयन के लिए आता है। तो तनु विलयन के मतलब जो हमने नीचे फॉर्मूला लगाते हैं n प्लस एन को कैपिटल एन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसमें हम कैपिटल एन मानते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इक्वल टू एन ऊपर रहता है, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें को एन अपॉन एन, तो इसको पूरा हमने एन मान लिया कैपिटल एन, तो देखिए यहाँ पर एन अपॉन कैपिटल हो जाएगा। अब ये हुआ, अब आप जानते हो एन क्या होता है, मोलक संख्या, तो मोल संख्या कैसे निकालते हैं, एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू मतलब भार होता है और ये उसका अणुभार होता है। तो एन के लिए डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एन की हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं इसमें, तो पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इक्वल टू इसके स्थान पर डब्ल्यू अपॉन एम, और इस नीचे स्थान पर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम हो जाएगा। अब हम देखते हैं, इसको यहीं उतार दिया, ये दोनों यहां उतार दिया, अब ये डिवाइड में है तो पलट के लिखा जाता है, हमेशा पलट के लिखा जाता है, तो m जाएगा ऊपर और w नीचे रहेगा। तो पूरा ये हो जाएगा बेटा तनु विलयन के लिए हो जाएगा आपका राउल्ट का नियम। फॉर्मूला याद कर लीजिए, पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इक्वल टू एम अपॉन डब्ल्यू, कैपिटल में रहेगा। अब इसमें है पी जीरो क्या है, पी एस क्या, मैं लाइन से लिखवा दिया हूं यहां पर, देखिए पी जीरो का मतलब होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीएस का मतलब होता है विलयन का वाष्प दाब। डब्ल्यू का मतलब होता है विलय का भार, क्या घोला गया है। स्मॉल एम का मतलब होता है विलय का अणुभार, उसका अणुभार निकालना, जैसे नमक घोला गया, कुछ घोला गया, उसका अणुभार निकालना रहेगा। अब किसमें घोला गया, तो डब्ल्यू मतलब होता है विलायक का, जिसमें घोला गया उसका भार, और उसका अणुभार पानी में तो उसका भी अणुभार निकालना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यू दिया रहे क्वेश्चन में, और उसको पुट करेंगे, आपका आंसर बखूबी निकल आएगा। अब ये होता है, तो राउल्ट का नियम हो गया। अब राउल्ट के नियम कुछ सीमाएं भी होती हैं, देख लीजिए आगे। तो राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं, ये एग्जाम में अगर आएगा 4 मार्क्स में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जितना मैंने लिखवाया अभी तक का। पहला, यह तनु विलयन पर लागू होता है, राउल्ट का नियम हमेशा तनु विलयन पर लागू होता है, तनु मतलब हल्की विलयन पर। अब जानते हो उसमें क्या घोला गया, विद्युत अनवघट पदार्थ घोला गया था, तो यह वैद्युत अनवघट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। राउल्ट का नियम हमेशा जब अवाष्पशील अनवघट पदार्थ डालते हैं तभी तो राउल्ट का नियम यूज करते हैं हम लोग। तो यह वैद्युत अनवघट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, तो 2 नियम हो गया इसका। तीसरा, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, कि जिस पर हम जो डालने से वाष्प में गिरावट और आउट हो, तो यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, जिसमें कह सकते हो कि करंट ना जाए, वो भी हो सकता है। सबसे मेन पॉइंट इसका, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट यही। तो अगर ये चारों पॉइंट आपको याद है, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, जिस ताप पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसी ताप पर बात हो रही है, ये नहीं कि हम लोग ये डाल रहे हैं क्या नाम है, सिलेंडर तेज कर दें, मतलब उसके ताप हमारा उतना ही रहना चाहिए, तभी राउल्ट के नियम की सीमाएं लागू होंगी, रूल फॉलो होगा। तो ये हुआ राउल्ट के नियम की, आप लोग को पढ़िए ढंग से, उसके बाद में हम जो विलयन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम जरूर पढ़ाएंगे। एक बार देख लीजिए, पहला वाला ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। सेकंड वाला ये है तनु विलयन के लिए जो लागू होता है, और थर्ड वाला हमारा ये है राउल्ट के।
अगर ये सब याद कर लेंगे तो आपका 4 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।